हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल अध्ययन झोपड़ी ऑफिशियल पर। मेरा नाम है परमेश्वर। इस वीडियोज में हम बात करने वाले हैं स्ट्रैटेजी फॉर केमिस्ट्री। अभी आपका एग्जाम होने वाला है, क्लास 12 का है ना। सारे एग्जाम का डेट आ गया है। तो जो बिहार बोर्ड का एग्जाम शुरू होने वाला है वो है केमिस्ट्री का पेपर है 6 फरवरी को। जैसा मुझे पता है 6 फरवरी को हो जाएगा आपका केमिस्ट्री का पेपर। आज कितना तारीख है? आज हो गया 19 जनवरी। तो कितने दिन बचे हैं? लगभग 10 से 15 दिन। 15 दिन मान लो, फिर आपका 1 फरवरी से एग्जाम हो जाएगा। तो आप सारे पेपर को ध्यान में रखोगे तो हम 10 दिन मान के चलते हैं। 10 दिन। ये 10 दिन में लास्ट स्ट्रैटेजी आपका क्या होना चाहिए कि आप स्मार्ट तरीके से पढ़ो और केमिस्ट्री में ना इजीली आप 90+ % लेके आ जाओ, है ना। केमिस्ट्री बहुत कहते हैं ना, थोड़ा सा सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं, है ना, मैकेनिज्म होता है, वो याद रखना पड़ता है। लेकिन अगर आप स्मार्ट स्मार्ट तरीके से पढ़ोगे, कुछ ही टॉपिक ऐसे हैं केमिस्ट्री का जिसको आप बार बार रिवाइज करोगे। ये 10 दिन ओनली मैं जो भी टॉपिक बताने वाला हूं उसे आपको ये 10 दिन में रिवाइज करना है। बार बार उसी टॉपिक को पढ़ना है, उसी टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव को देखना है ना। क्योंकि बिहार बोर्ड में क्या है कि 35 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव आते हैं और 35 क्वेश्चन क्या आते हैं? सब्जेक्टिव आते हैं। आप क्या करते हो स्टूडेंट? इस 35 क्वेश्चन के लिए आप दिन रात मेहनत करते हो, है ना। कितना? 5 घंटा रोज पढ़ लिया, साल भर लगा दिया इस 35 क्वेश्चंस के लिए। और ये जो 35 है ऑब्जेक्टिव, इसको तुम छोड़ के चलते हो। मतलब क्या? मैंने क्या बोला कि जैसे 70 नंबर का है तो 70 को तुम 2 भाग में बांट दो, 35 और 35। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है हमारा और ये सब्जेक्टिव है। अब तुम इस सब्जेक्टिव के लिए तुम बहुत मोटा मोटा नोट्स बना लेते हो, बहुत पढ़ते हो, साल भर कोचिंग जाते हो। ओनली कितना के लिए? 35 मार्क्स के लिए। और 35 मार्क्स पूरा साल भर पढ़े, फिर भी कितना आया 35 में? 15 या 20। और ये जो हमारा 35 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, इसका नो प्रिपरेशन, कोई प्रिपरेशन नहीं रहता है। तो बताओ, तुम कितना भी हार्ड मेहनत कर लो, दिन रात कर लो, पढ़ तो 35 नंबर के लिए रहे हो ना। तो तुम्हें इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना है। अगर तुम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों को साथ में लेके चलोगे तो मेरा बिलीव मानो, तुम्हें 90+ आने से कोई नहीं रोक सकता है। और ये 10 दिन है, चलो 10 दिन नहीं 15 दिन ले लो, 15 डेज। इस 15 दिन का जो स्ट्रैटेजी है, जो मैं टॉपिक बता रहा हूं, मेन टॉपिक, उसे आप कॉपी में नोट करो, एक पेज में नोट कर लो अच्छे से, ठीक है। और उसी टॉपिक को बार बार पढ़ना है, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं कि आप एग्जाम होने वाला है तो तुमने सारा टॉपिक को कवर कर लिया होगा अच्छे से। ओके। और अगर तुम्हारा सारा टॉपिक कवर है, पूरा नोट्स बना हुआ है, तो उस नोट्स में अब हमें क्या पढ़ना है, क्या क्रीम होगा, उस क्रीम को हम देख के जाने वो जाएंगे एग्जाम देने के लिए। और उसको यदि आप एग्जाम में देख करके जाते हो, उस टॉपिक को रिवाइज करके जाओगे, तो मेरा विश्वास करो स्टूडेंट, तुम्हें 90+ ही आएगा केमिस्ट्री में। टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं पढ़ाता भी वैसे ही हूं। मैंने जिन जिन बच्चों को पढ़ाया है केमिस्ट्री, उनको तो पूरा केमिस्ट्री याद होगा। इतना मैंने क्लास में उसको रिवीजन करवा दिया है, याद करवा दिया है। लेकिन अब ये लास्ट स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाना है। स्मार्ट स्ट्रैटेजी कहते हैं ना, स्मार्ट तरीके से कुछ भी करोगे, सफलता तुम्हारे हाथ में है। ओके। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। ज्यादा नहीं, ये मुश्किल से 20 मिनट का वीडियो होगा या 25 मिनट का। लेकिन ये 25 मिनट का वीडियो है ना, तुम्हें 90+ पहुंचा देगा केमिस्ट्री में। ये मेरा वादा है, ये रुद्रम का वादा है। देखो, पहले तो पार्ट्स ऑफ केमिस्ट्री को जानो। तो पार्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में होता क्या है कि तुम्हारा, वैसे तुम एनसीईआरटी पढ़ते हो टोटल, सीबीएसई बोर्ड हो, मतलब बिहार बोर्ड हो या कहीं भी हो, यूपी वाले हो, बंगाल वाले हो, कुछ भी कहीं वाले हो, एनसीईआरटी तुमने फॉलो किया है। एनसीईआरटी में टोटल चैप्टर कितने हो जाते हैं? 15 या 16 चैप्टर है। ओके। इसमें अगर पार्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की हम बात करते हैं तो पहला पार्ट जो आ जाता है हमारा, वो आ जाता है फिजिकल का पार्ट। ओके। अच्छा, एक बात, मैं जो टॉपिक बताऊंगा ना उसे तुम कॉपी में लिखना। एक पेज ले लो, उस पेज में लिख लो केमिस्ट्री क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी, और उसी टॉपिक को तुम्हें बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। और फिर जब एग्जाम दे देना ना, फिर मुझे कमेंट करना कि सर आपने जो टॉपिक बताया था उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आया, और वो आ भी नहीं सकता है ना। इसलिए
लिखते जाओ इसे, बस बहुत कम ही टॉपिक में बताने वाला हूं। फिजिकल केमिस्ट्री पहले तो यही होता है। अब फिजिकल केमिस्ट्री का मैं प्रत्येक चैप्टर का नाम नहीं लिखने वाला, है ना, बस मैं यूनिट बता देता हूं कहां से कहां तक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री का जो एरिया है हमारे एनसीईआरटी में वो यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक है। यूनिट 5 है, मैं 15 लिख रहा हूं, बताओ। यूनिट 5 इतना तक है। अब इसमें जो यूनिट 1 आ जाता है, यूनिट 5 आ जाता है, ये तो फिजिकल केमिस्ट्री का एरिया हो गया। दूसरा एरिया मैं बता रहा हूं तुम्हें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। जब तुम इसे पार्ट बाय पार्ट पढ़ोगे ना तो तुम्हें पढ़ने में भी मन लगेगा। कितना बच्चा क्या करता है, अभी भी एग्जाम उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो फिजिकल केमिस्ट्री जब पढ़ता होगा, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा, बंद कर दिया, फिर पढ़ने का मन किया केमिस्ट्री, फिर से वो पढ़ेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स इतना ही पढ़ेगा, छोड़ देगा वो। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, सारे पार्ट्स को पढ़ना है हमें। बस मैं चैप्टर बता देता हूं, उस चैप्टर से तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ ये वाला चैप्टर भी है। तो इनऑर्गेनिक में आ जाएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और ये टोटल मैं बता रहा हूं क्लास 12 के लिए, क्लास 12 जिनका एग्जाम होने वाला है अभी 10 दिन में, जिनके माइंड के ऊपर बहुत प्रेशर होगा केमिस्ट्री कैसे वर्क, केमिस्ट्री कुछ भी नहीं है, इसमें तो तुम इजीली नंबर ला सकते हो, छोटा छोटा फॉर्मूला पूछता है बस। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दायरा हो जाता है, एरिया हो जाता है यूनिट 6 से यूनिट 9 तक, ठीक है। मतलब 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया और 9 आ गया, बस यही 4 चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बिल्कुल। फिजिकल में कितना है, 1 2 5, मतलब कौन सा 1 2 3 4 और 5 आ गया, बस यही आ जाएगा। उसके बाद एक और है, वो है ऑर्गेनिक का सेक्शन, ठीक है। तीसरा जो हमारा हो जाता है इसमें, वो हो जाता है ऑर्गेनिक का सेक्शन। उसको कैसे छोड़ सकते हैं, ऑर्गेनिक, अगर इसे आप स्मार्ट तरीके से पढ़ोगे तो आपको सबसे ज्यादा नंबर यही दिलाएगा, ऑर्गेनिक दिलाएगा। और इससे तुम डर गया, तुम गया ऑर्गेनिक, क्योंकि इससे तुम्हारा पीछा छूटने वाला नहीं है, ये तुमसे पूछेगा ही ऑर्गेनिक। तुम्हें नहीं आता है इससे बोर्ड को मतलब नहीं है, वो उसमें सिलेबस में वो तो तुमसे पूछेगा ही ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आ जाता है एरिया एनसीईआरटी में, वो आ जाता है यूनिट 10 से यूनिट आ जाता है 15, यही है ना, यूनिट 15 तक आ जाता है, बिल्कुल। उसके बाद तुम देख लो कि मेन टॉपिक क्या हो जाएगा। हमने देखा फिजिकल केमिस्ट्री में 1 2 3 4 5 चैप्टर है, इधर आ जाता है 6 7 8 9 चैप्टर आ जाता है, ठीक है। और ऑर्गेनिक में हमने देखा 10 है, 11 है अल्कोहल वाला चैप्टर, 12 एल्डिहाइड है, 13 अमाइन है, 14 आ जाता है तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट वाला, और एक पॉलीमर आ जाता है, नहीं 16 है, एक और है ना, मुझे याद आ गया। और एक 16 नंबर में आ जाता है तुम्हारा मेडिसिनल, मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में आ जाता है, जिसमें हम मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने दायरा देख लिया कि पार्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में क्या सब है। फिजिकल है 1 2 5, ऐसे करके तुम लिखते जाओ कि हाँ 1 2 5 में ये है, इनऑर्गेनिक 6 7 8 9 इतना है, फिर ऑर्गेनिक इतना है, इसको देख लेना है, ओके। अच्छा, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान नहीं देना है कि ऑर्गेनिक से कितना पूछता है, फिर इनऑर्गेनिक से कितना पूछेगा, और फिर इससे हमारा फिजिकल से कितना पूछेगा। आप इतना ध्यान रखो, ऑर्गेनिक से तुमसे पूछेगा 28 मार्क्स का, 28 मार्क्स का पूछेगा, 28 ही रहता है, ठीक है। उसके बाद इसमें तुम्हारा जो इनऑर्गेनिक का पार्ट है, इसमें आ जाता है 22 प्लस, इतना आ जाता है, ठीक है। और फिजिकल में आ जाता है 20 प्लस, इतना। अब कहोगे सर फिजिकल और इनऑर्गेनिक तो इजी है, इसमें तो कम नंबर है, और ऑर्गेनिक में देखिए तो 28 मार्क्स है, बट यही इजी है। अभी मैं बता रहा हूं ना कैसे इजी है। अब हम बात करेंगे इस तीनों सेक्शन में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसके बारे में, मेन टॉपिक फॉर एग्जामिनेशन, इस पे बात करने वाले हैं, इसको अच्छे से लिखते जाना। सबसे पहले हम बात करेंगे, मेन टॉपिक किसका ले लेते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का, बिल्कुल।
देखो, इसमें तुम्हें पढ़ना, मैं जो जो टॉपिक बता रहा हूं उस टॉपिक को तुम नोट कर लो अपने पेज में, एक छोटे से पेज ले लो, उसमें नोट कर लो कि हाँ हमें एग्जाम तक इसी टॉपिक को पढ़ना है, बार बार पढ़ना है इसको, तुम 10 बार पढ़ के जाना, ताकि तुम्हारा हाथ एग्जाम में रुकना नहीं चाहिए। उस टॉपिक से न्यूमेरिकल आ जाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए, सब्जेक्टिव आ जाए, शॉर्ट आ जाए, लॉन्ग आ जाए, तुम धारा प्रवाह लिख दो, ऐसे तैयार करके जाओ। ऐसा नहीं कि सर बताए थे यूनिट सेल, बस हम डिफिनीशन पढ़ के गए यूनिट सेल का और कुछ नहीं आ रहा है, तो ऐसे करके जाओगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, फिर से तुम कम नंबर ले जाओगे। जो टॉपिक मैं लिख रहा हूं उसका पूरा एरिया होना चाहिए, अब्रॉड एरिया होना चाहिए, वो पूरा तुम्हें कंप्लीट होना चाहिए, बिल्कुल। जैसे अगर हम बात करेंगे, सबसे फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनेशन का फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हें जो सॉल्यूशन चैप्टर है ना, सॉल्यूशन में चैप्टर का नाम भी लिख देता हूं ताकि तुम्हें ढूंढने में आसानी हो। बहुत बच्चे ऐसे हैं, मैं टॉपिक लिख दूंगा ना तो वो चैप्टर में ढूंढ भी नहीं पाएंगे, वो ढूंढने जगह 11th का अभी क्लास ले रहे थे हम, तो मैं पढ़ा रहा हूं सेकेंड 2 का रेडॉक्स रिएक्शन, ओके, वो वॉल्यूम 2 में है 11th में, और बच्चे फर्स्ट भाग में ढूंढ रहे हैं, सर इसमें तो मिल ही नहीं रहा, आप कहां से पढ़ा रहा, बताओ। बच्चे ऐसे हैं, जब मैं उन्हें क्वेश्चंस लिखने के लिए देता हूं उन्हें पता ही नहीं है। मैंने बोला कि एसिड बेस, लुईस एसिड बेस और कंजुगेट एसिड बेस को बेस को आप एक्सप्लेन करके लाओ, कल होके पूछता है सर मिला ही नहीं, ये किस चैप्टर का था। अब बताओ बच्चे का हालात ये है, वो कैसे पास करेगा तो इसलिए मैं चैप्टर नाम में लिख देता हूं, सॉल्यूशन चैप्टर आप निकालोगे। सॉल्यूशन चैप्टर में आपको जो पढ़ना है ना, वो पढ़ना है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, बस कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज को अच्छे से देख लो, बार बार सॉल्यूशन जब भी पढ़ेंगे कॉलीगेटिव ही पढ़ेंगे। कॉलीगेटिव में 4 सेक्शन आता है, आपको याद होगा, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, और एक आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इस 4 को तुम एकदम माइंड में रख के जाओ, मतलब कॉलीगेटिव अच्छे से रख लो। कॉलीगेटिव 4 प्रकार के होते हैं, RLVP होता है, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर, मैं बस टॉपिक लिख रहा हूं, उसको तुम्हें पूरा करना है अच्छे से कि हाँ क्वेश्चनांक का उन्नयन है, प्रासरण दाब है, उसके बाद क्या है वो, ये उसके बाद आ जाता है वाष्प दाब का अवनमन आ जाता है ना, क्वेश्चनांक का उन्नयन है, हिमांक में अवनमन है, इस सबको कंप्लीट कर लेना। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज हो गया तुम्हारा। इसी में आता है एक बहुत महत्व, छोटा सा नाम है उसका, लेकिन एग्जाम में वो देखने को मिल जाता है, वो है एजियोट्रॉप्स। इसको अच्छे से देख के जाइएगा, एजियोट्रॉप्स इसको बोलते हैं, हिंदी में इसको कहा जाता है स्थिर क्वाथी मिश्रण, है ना, जो समान ताप पे उसका मिश्रण बॉईल करने लगता है, उसी को एजियोट्रॉप्स कहते हैं। इसको देख के ही जाना है सॉल्यूशन के अंतर्गत। और तीसरा कॉन्सेंट्रेशन वाला टर्म छोड़ के बिल्कुल मत जाना, ये आ जाता है तुम्हारा मोलारिटी का, ठीक है, उसके बाद मोलालिटी, मोलालिटी के बाद मोल फ्रैक्शन, ये आने ही आने हैं। या तो आपसे डिफरेंस पूछ लेगा कि डिफरेंस बताइए, नहीं तो आपको इससे डिफिनीशन पूछ लेगा, नहीं तो इसका मात्रक पूछ लेगा, नहीं तो इससे न्यूमेरिकल पूछ लेगा। इस टॉपिक को माइंड में बैठा करके जाना, कॉलीगेटिव, एजियोट्रॉप्स, मोलारिटी, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन। एक बात और, जब आप कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ोगे तो उसी में आ जाता है राउल्ट का नियम, वो भी देख लेना है, राउल्ट का नियम सबके लिए अलग अलग है, तो इतना देख लेना, ठीक है। सॉल्यूशन में आप इतना ही करो। सॉल्यूशन के बाद ये यूनिट 2 है, ये दूसरा यूनिट आ जाता है एनसीईआरटी का, ओके। ये पहला फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत का सॉल्यूशन चैप्टर देख लेंगे। सॉल्यूशन के बाद तुम्हें देखना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैं जितना टॉपिक बता रहा हूं उतना ही देखना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो महत्वपूर्ण पॉइंट है स्टूडेंट, वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, बिल्कुल सब इसको इग्नोर करके चल रहा होगा, तुम्हारे एग्जाम में छपा रहेगा ये रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे में जंग लगने की एक्सप्लेन कीजिए, दिमाग घूम जाएगा, और अच्छे से डिटेल से देख लेना, एनसीईआरटी में है, अगर नहीं पढ़े हो तो। मैं तो मान के चलो तुम्हारे पास सारा टॉपिक तुम्हारा कंप्लीट है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन देख लेना। रस्टिंग ऑफ आयरन के बाद इसमें तुम देख सकते हो, इसमें एक आता है, ये वाला पार्ट जो आता है फैराडे का लॉ, महत्वपूर्ण है एकदम, फैराडेज लॉ, इसको तो देख के ही जाना तुम। फैराडे का सेकेंड लॉ है, मतलब फर्स्ट लॉ है, और क्या है, सेकेंड लॉ है, दोनों को देख के जाना। अब देखो कैसे क्वेश्चन आएगा, फैराडे का लॉ पूछ लेगा, नहीं तो इस पर न्यूमेरिकल पूछ लेगा। अच्छा, फैराडे का लॉ जब पढ़ोगे आप तो इसी में आता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक इलेक्ट्रोवैलेंट आ जाता है, केमिकल इलेक्ट्रोवैलेंट, उसको भी देख लेना, जिसको हम जेड से सूचित करते हैं। जो टॉपिक बता रहा हूं उस टॉपिक को लिखो, उसका पूरा डिटेल पढ़ के जाओ, ठीक है, 90+ नंबर।
ये प्रॉमिस मैं कर रहा हूं, आ जाएगा तुम्हें, बस इतने ही कवर करने हैं। उसके बाद एक चीज और देख लेना, छोटा सा एकदम परिभाषा, उसका तुम अगर डिटेल देख के जाओगे तो तुम्हें और अच्छा लगेगा। और मैं बोलूंगा गैल्वेनिक सेल के बारे में। गैल्वेनिक सेल, क्योंकि गैल्वेनिक सेल का चित्र नहीं पूछेगा तुमसे, पूछ भी सकता है, लेकिन गैल्वेनिक सेल तुम पढ़ के जाओगे तो तुम्हें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने आ जाएगा। ये तुम्हें न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेगा, दो दे देगा, दो मेटल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कहेगा इसका ईएमएफ ज्ञात कीजिए। तो ईएमएफ यही गैल्वेनिक सेल पढ़ोगे ना, तो इसी में आ जाता है तुम्हारा ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब विद्युत वाहक बल उसको बोलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तुम इतना करके चले जाओ, ठीक है, काफी है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इतना कर लिया। उसके बाद आ जाता है एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक, और वो है हमारा केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, इसमें सबसे पहले तुम देखोगे, इसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तुम देख लोगे, बिल्कुल आएगा। उसके बाद इसका हाफ लाइफ तुम देख लोगे, छपा रहेगा क्वेश्चन में। न्यूमेरिकल पूछ लेगा, चाहे ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा, चाहे सब्जेक्टिव, इसी टॉपिक से वो पूछता है और किसी से नहीं पूछता है। उसके बाद एक देख लोगे तुम जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और एक चीज और है केमिकल काइनेटिक्स में स्टूडेंट, वो होता है फैक्टर अफेक्टिंग रेट लॉ को, होता है ना, जो अभिक्रिया के वेग को, रेट को क्या करता है, अफेक्ट करता है। कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर है, उसके बाद सरफेस एरिया है ना, ये सब नेचर ऑफ रिएक्टेंट है। तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए कि कौन सब है जो इफेक्ट कर रहा है रेट को, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, वो बोलते हैं इसको। नोट कर लिया। चलो, केमिकल काइनेटिक्स के बाद आता है हमारा टॉपिक पांचवा, जो आता है वो आता है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री से मैं ज्यादा नहीं बताने वाला हूं, बिल्कुल नहीं। इससे बस तुम देख लेना क्या, ब्राउनियन मूवमेंट तुम्हें देखना है, ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है। ब्राउनियन मूवमेंट के बाद तुम देख लेना इसमें टिंडल इफेक्ट, ये तुम्हें देख लेना है, ठीक है। उसके बाद इसी में आ जाता है एक, टिंडल इफेक्ट के बाद आ जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसको देख लेना, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस तीसरा पॉइंट इसी में मैं लिख देता हूं, इसी में तीसरा हो जाएगा इलेक्ट्रोफोरेसिस, मतलब इसको बोलते हैं विद्युत कण संचलन। मैं हिंदी में भी बता दे रहा हूं, इसको देख के जाना। और हाँ, फोर्थ पॉइंट देख लेना, केमिसॉर्प्शन और फिजियोसॉर्प्शन में डिफरेंस, मतलब क्या बता रहे हैं सर आप, भौतिक और रासायनिक अधिशोषण जो होता है ना, उसमें अंतर देख लेना। केमिसॉर्प्शन एंड फिजियोसॉर्प्शन में अंतर, इसको अच्छे से देख लेना। और लास्ट पॉइंट में बताना चाहूंगा लायोफोबिक एंड लायोफिलिक कोलाइड। बस इतना करके जाओ, जो भी मैंने क्या सब टॉपिक बताया। देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने रस्टिंग ऑफ आयरन, फैराडे लॉ, गैल्वेनिक सेल को मैंने लिखा, इसे तुम अच्छे से लिख लोगे कॉपी में। इसी को पढ़ना है इस 10 दिन, और कुछ नहीं पढ़ना है। केमिकल काइनेटिक्स में तुम फर्स्ट ऑर्डर, हाफ लाइफ, जीरो, फैक्टर जो रेट को प्रभावित कर रहा है, इसको देख लेना, ठीक है। उसके बाद इसमें तुम इलेक्ट्रोफोरेसिस देख लेना, कोलाइड वाले में मैंने ब्राउनियन, टिंडल बताया। उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस, केमिसॉर्प्शन, लायोफिलिक, लायोफोबिक। ये हमारा फिजिकल का पार्ट था, ये हमारा क्या था, फिजिकल का पार्ट। इतना काफी हो गया। अब हम चलते हैं इनऑर्गेनिक में, क्या सब तुम्हें पढ़ना है। इनऑर्गेनिक जो दूसरा पार्ट था ना, इनऑर्गेनिक वाला, उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलो, अब इसके पार्ट को लिख लो, तुम्हें क्या सब टॉपिक रिवाइज करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट 6 का, जो मेटलर्जी है हमारा, उसमें तुम्हें ना सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। मतलब क्या याद तुम्हें होना चाहिए, तो मिनरल्स और उसके ओर्स, ये याद होने चाहिए तुम्हें सभी के, जैसे कि आयरन का एस कौन सा है, हेमाटाइट है, मैग्नीटाइट है, और इसके फार्मूला भी।
फार्मूला भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव तो यहाँ से तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा, 2 नंबर में पूछ लेगा। ठीक है, तो जैसे कि एल्युमिनियम का हो जाता है, बॉक्साइट वगैरह हो जाएगा, जिंक का हो जाता है, कॉपर का हो जाता है, क्यूबराइट, सबको याद तुम्हें रखना है, खनिज और उसके अयस्क। ये पूरा चार्ट बना होगा, तुम उसे रिमेंबर कर लोगे और फार्मूला के साथ याद करोगे। उसके बाद हम बात करते हैं, तो एक स्टूडेंट पॉइंट और है जो एग्जाम में आ जाता है, वो है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग उसको बोलते हैं ना, वो दोनों, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग को अच्छे से ध्यान रखना है। कैल्सिनेशन किस अयस्क के लिए यूज होता है, रोस्टिंग किस प्रकार के अयस्क के लिए यूज होता है, इस बात को ध्यान, तुमसे पूछेगा एग्जाम में कि कैल्सिनेशन निम्नलिखित में से किसके लिए यूज होता है, रोस्टिंग किसके लिए यूज होता है। तो तुम्हें याद रहना चाहिए डिफरेंस के साथ भी और इस दोनों पर एग्जाम्पल भी कि कैल्सिनेशन कहाँ यूज होता है, कार्बोनेट में किसका यूज होता है, सल्फाइड में किसका यूज होता है, ऑक्साइड में किसका यूज होता है, बिल्कुल, है ना, तब तुम लिख के आ पाओगे। और हाँ, अगर तुम एक्सट्रैक्शन जानना चाहते हो, निष्कर्षण सिद्धांत जिसको कहते हैं एक्सट्रैक्शन, तो तुम याद करके जाओगे इस बार जिंक का, जिंक का याद कर लो, उसके बाद तुम कॉपर का याद कर लो, इस दो का याद कर लो, जिंक और कॉपर का काफी है। ये दोनों को अच्छे से रिएक्शन के साथ, और कुछ नहीं इसमें पढ़ना है, बिल्कुल कुछ मत पढ़ना, है ना। अब आ जाओ यूनिट 7 में। यूनिट 7 आ जाता है तुम्हारा पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट में थोड़ा सा सूत्र याद रखना, अमोनिया का, सल्फ्यूरिक अम्ल का, ओलियम का, है ना। फार्मूला तुम्हें याद रखना है, फार्मूला तुम्हें रिमेंबर होने चाहिए, है ना। अगर फार्मूला रिमेंबर नहीं रहेगा तो क्या लिखोगे तुम, अमोनिया का फार्मूला, ओलियम का सूत्र क्या होता है, फिर फास्फोरिक एसिड है, ऑर्थोफॉस्फोरिक है, हाइपोफॉस्फोरिक है, ये सब तुम्हें याद होना चाहिए, बेसिसिटी उसका पता होना चाहिए। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है पी ब्लॉक वाले में, वो तुम्हें याद रखना है ना, उसको बोलते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशंस प्रोडक्शंस में तुम्हें याद रखना है। एक रखना है ओस्टवाल्ड प्रोसेस को, ओस्टवाल्ड से जो बताते हैं, बनाते हैं क्या, नाइट्रिक अम्ल HNO3। अब ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा तुमसे कि ओस्टवाल्ड से क्या बनाया जाता है, बोल देगा अमोनिया, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फिनॉल, बच्चा फिनॉल में लगा के आ। तो तुम्हें याद रहना चाहिए ना कि नाइट्रिक अम्ल बनता है, और इसके रिएक्शन भी तुम्हें याद होने चाहिए, बिल्कुल। नहीं है रिएक्शन पता तो एनसीईआरटी में है, देख लो खोल के, 2-3 लाइन का रिएक्शन है वो तुम्हें। अब मान लो 2-3 लाइन तुम कम लिखोगे तो तुम्हें नंबर कम आ जाएगा ना, अभी तो टाइम है 10 दिन, अभी इसी को तो पढ़ना है। ओस्टवाल्ड को देख लेना। ओस्टवाल्ड के बाद तुम देख सकते हो इसमें, ओस्टवाल्ड के बाद तुम देख सकते हो एक कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस को छोड़ दो, कॉन्टैक्ट को छोड़ दो इस बार, ठीक है। हालांकि उससे सूत्र बहुत वगैरह बनता है, तो तुम उसको पढ़ के जा सकते हो, है ना। हैबर प्रोसेस को तुम देख लो, हैबर प्रोसेस, ठीक है, इसको तुम देख लेगा। और उसके बाद एक ये टाइप का क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपेंस व्हेन, व्हाट हैपेंस व्हेन वाला आता है इस टाइप का। या फिर एक आता है एक्सप्लेन, एक्सप्लेन कीजिए, आपको कारण बताने वाला जैसे पूछ लेगा कि H2O द्रव है, H2S गैस है ना। PH3 जो फॉस्फीन होता है, फिर अमोनिया बेसिक नेचर का क्यों होता है, नाइट्रोजन का जो संयोजकता होता है केवल 3 ही होता है, जबकि फास्फोरस का 4 से ज्यादा, 3-5 भी हो सकता है ना। मतलब ऐसे वाला क्वेश्चन, NCl3 इज पॉसिबल, है ना, ये पॉसिबल है, बट NCl सॉरी, मतलब तुमसे पूछ लेगा PCl3, यहां पे PCl3, PCl5 दोनों पॉसिबल है, NCl5 नहीं पॉसिबल है। इस टाइप के क्वेश्चन को तुम्हें ज्यादा से ज्यादा पढ़ना, और ये कहां मिलेगा तुम्हें, तो क्वेश्चन बैंक में मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन को स्किप मत करना, मैंने एक टाइप बता दिया है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन को करके ही जाना है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को करके जाना, जैसे बॉन्ड एंगल की बात करते हैं, या मान लो की बात करते हैं कि जैसे एसिडिक नेचर का बात कर लिए, है ना। एसिडिक नेचर में उसको देख लेना है, जैसे तुमसे दे देगा HClO4 और HClO2 में कौन ज्यादा एसिडिक है, ऐसे करके पूछ लेगा तुमसे। तो बहुत सिंपल है, ऑक्सीडेशन स्टेट याद कर लो, यहाँ पे +7 है
और यहाँ पे कितना हो जाएगा +3 है, तो ये ज्यादा एसिडिक, जिसपे ज्यादा क्लोरीन पे ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा एसिडिक, जिसपे कम है वो कम एसिडिक। तो ये सब आपके पी ब्लॉक में ही है, आपके पास नोट्स बना होगा, आप उसको अच्छे से एक बार देख लेना है आपको इन सब टॉपिक को। अब बात करते हैं हम यूनिट 9 का। डी ब्लॉक यूनिट 8 में तुम क्या पढ़ के जाओगे, तो उसमें एक लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है वो देख लेना, और डी ब्लॉक का कुछ सामान्य कैरेक्टरिस्टिक्स है। चलो पहले यूनिट 8 की ही बात कर लेते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक, इसमें तुम्हें ज्यादा नहीं पढ़ना है, बिल्कुल ज्यादा नहीं पढ़ना है। डी एंड एफ ब्लॉक में तुम्हें बस पढ़ना है क्या, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ लेना तुम, ठीक है। और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो मेन प्रॉपर्टी है ना डीएफ ब्लॉक का, मेन प्रॉपर्टी, उसको तुम देख लेना। मेन प्रॉपर्टी में जैसे आ जाता है तुम्हारा क्या, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स, है ना। ओके, इसको देख लेना है अच्छे से, क्योंकि कलर ऑफ वो कॉम्प्लेक्स के दो कारण है ना। एक तो हो जाता है डीडी ट्रांजिशन, एक होता है चार्ज ट्रांसफर, तो अच्छे से देख लेना है। उसके बाद तुम्हें बार बार पढ़ना है मैग्नेटिक नेचर को, क्योंकि मैग्नेटिक नेचर से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं। तुमसे पूछ लेगा कि मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, तो मैग्नेटिक नेचर तुम्हें अच्छे से देख के जाना है। कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स, मैग्नेटिक नेचर, ये सब तुम्हें आ जाएगा, एग्जाम में पूछ ही लेगा तुमसे। जैसे मैग्नेटिक वो जो सूत्र होता है म्यू बी बराबर निकालते हैं ना, √n/n+2 बोर मैग्नेटन करके, जहां पे n का मान होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आप तुमसे दे देगा, क्वेश्चंस दे देगा तुम्हें, क्रोमियम +3 के लिए निकाल के बताइए मैग्नेटिक नेचर कितना मैग्नेटिक मोमेंट होगा, ये मैग्नेटिक में डाया है कि पैरा है। बस डी ब्लॉक में इतना ही तुम करके जाओ। हम बात कर लेते हैं यूनिट 9 का। यूनिट 9, ठीक है। तो यूनिट 9 में आ जाता है तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी ज्यादा ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले तुम्हें पढ़ना है EAL, न्यूमेरिकल में भी पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा, शॉर्ट टाइप में भी पूछेगा। तो EAN कैलकुलेट करने आना चाहिए तुम्हें अच्छे से। EAN तभी आएगा जब तुम्हें CN पता रहेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आएगा, तो ये सारा बात वो इसी से पूछ लेता है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन तुम्हें आना चाहिए अच्छे से। और ये हाइब्रिडाइजेशन कहां से पता चलेगा, तो वो चलेगा तुम्हें इसी में VBT थ्योरी पढ़े हो ना, VBT थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसको अच्छे से रिवाइज करके जाना है। बिल्कुल, वो इसलिए नहीं कि 5 नंबर में आएगा, वो इसलिए क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन उससे बना होता है VBT से। उसके बाद तुम्हें वर्नर्स कोऑर्डिनेशन देख लेना, वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी देख लेना, बिल्कुल। बस इतना ही तो देखना है कोऑर्डिनेशन थ्योरी में। अब तुम जब EAN निकालने आ जाएगा, तो इसका मतलब है तुम्हें क्या सब आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर बुझने आ रहा है, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर बुझने आ जाए, लिगैंड का तुम्हें ज्ञान है, तभी तो तुम EAN निकालोगे। ओके, इतना चीज तुम करके जाना। ओके, अब जो हमारा मेन पॉइंट बचता है, जिससे सभी बच्चों को डर लगते रहता है, वो कहा गया, ऑर्गेनिक से। इस पर चर्चा हम करते हैं, ये मेन है हमारा कि ऑर्गेनिक में सर हम क्या पढ़ेंगे। तो ऑर्गेनिक के लिए सबसे पहले तुम क्या करो ना, मैं कुछ नेम रिएक्शन बता रहा हूं, उसे तुम एक कॉपी पेज में लिख लो, उसी को बार बार पढ़ना, उस नेम रिएक्शन को, ठीक है। तो ऑर्गेनिक के स्ट्रैटेजी के लिए हम बात करेंगे, बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा नहीं पढ़ना है, स्मार्ट तरीके से पढ़ो, 90+ नंबर ले आओ, ठीक है। इसमें तुम पढ़ना, सबसे पहले हम बात करेंगे नेम रिएक्शन का, कि क्या कौन सा सर नेम रिएक्शन पढ़ के जाए। नेम रिएक्शन देखो, सबसे पहले तुम पूरा करो ऊर्ज रिएक्शन को। ऊर्ज रिएक्शन अच्छे से देख लो, इस रिएक्शन को लिखते जाओ, बिल्कुल छोटा छोटा है। दूसरा रिएक्शन तुम पढ़ना मार्कोनी वाला, मार्कोनी और एंटी मार्कोनी दोनों लगभग एक ही है, तो तुम्हें याद हो जाएगा। तो ये अगर तुम्हें लिखने के लिए नहीं आएगा ना, तो इस पे एप्लीकेशन आ जाएगा, रिएक्शन दे देगा कि हाँ इस रिएक्शन को पूरा कीजिए, और इसी पे आधारित रहता है, एकदम इजी क्वेश्चंस रहता है। इसके बाद तुम देख लोगे एल्डोल कंडेंसेशन, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण, एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है।
एल्डोल कंडेंसेशन के बाद तुम देख लेना, ये एल्डोल वाला पार्ट हो गया। उसके बाद है कार्बाइल एमीन टेस्ट, कार्बाइल एमीन रिएक्शन। एमीन है तो अमाइन चैप्टर का होगा, 13 नंबर चैप्टर का है। और पांचवा देख लेना एक HVZ रिएक्शन, एप्लीकेशन आना ही आना है इसे, HVZ रिएक्शन से। तो ये नेम रिएक्शंस हो गए। एक और रिएक्शंस है सेतजेफ रूल, इसको भी देख लेना, सेतजेफ रूल है ना। एल्कीन का निर्माण हो जाता है इसमें, मुख्य एल्कीन जिस पर अल्काइल ग्रुप की संख्या ज्यादा होता है, इस टाइप से है। तो ये हो गए 6 नेम रिएक्शन, इसको अच्छे से देख करके तुम जाओगे। एक आता है कोल्बे और एक आता है राइमर टीमन, है ना, दोनों आता है। तो इस दोनों को तुम स्किप कर सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा तुम कोल्बे देख के जाओ। ओके, कोल्बे रिएक्शन को तुम देख करके जाओगे तो वो आसान रहेगा, अच्छा रहेगा तुम्हें बनाने में। तो ऊर्ज रिएक्शन देख लो, मार्कोनी देख लो, एंटी मार्कोनी, एल्डोल देख लो, कार्बाइल देख लो, HVZ देख लो, सेटजेफ, और हाँ बहुत महत्वपूर्ण रोजेनमुंड है तो एक लाइन का, लेकिन आ जाता है रोजेनमुंड रिडक्शन। वॉल्फ किस्नर नहीं आएगा, लेकिन रोजेनमुंड जरूर पूछ लेगा, उसका फेवरेट क्वेश्चन है ये रोजेनमुंड रिडक्शन। ठीक है, तो ये सारे नेम रिएक्शन, इसको तुम्हें बार बार पढ़ना है। मात्र 8 रिएक्शन है नेम रिएक्शन में, इससे ज्यादा बिल्कुल मत पढ़ना, कुछ भी मत पढ़ना, है ना। और इसी पे आधारित जितना कन्वर्जन है ना, तुमको इसी से पढ़ना है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं तो एसिडिक नेचर, जो जो टॉपिक बता रहे हैं उसको पढ़ते जाना। एसिडिक नेचर ऑफ, पहला तो हो गया इसमें हम टोटल नेम रिएक्शन हम देख लिए, टोटल नेम रिएक्शन है, ठीक है, लिख लेना अच्छे से। और दूसरा में आ जाता है एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, बिल्कुल, अल्कोहल, इसको अच्छे से कर लो। दोनों में कंपैरिजन, कंपैरिजन वो पूछ लेगा कि फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, कैसे लिखोगे तुम? फिनॉल में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, अल्कोहल में sp3 है, इसलिए फिनॉल ज्यादा है। फिनॉल में इलेक्ट्रॉन का डी लोकलाइजेशन रिंग में हो जाता है, इसलिए फिनॉल ज्यादा है ना। तो ये तुमसे पूछ लेगा कंपैरिजन, बिल्कुल यही सब तो ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है मेन, जो तुमसे गलती करवा देगा एग्जाम में। ये मेन पॉइंट है, इस पे किसी का ध्यान नहीं जाता है, और तुम ये करके जाओगे तुम्हारा बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा, बिलीव करो तुम मेरा, बिल्कुल। और तीसरा स्टूडेंट बेसिक नेचर, बेसिक नेचर ऑफ अमाइन, बहुत महत्वपूर्ण है। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन, वो भी दोनों में, एक्वस मीडियम में, एक्वस सॉल्यूशन में, और गैसेस, गैसेस स्टेट्स में, दोनों में। एकदम अच्छे से रट के जाओ, बार बार इसी को पढ़ो। 5 नंबर तुम्हारा तो यहीं से फिक्स हो जाएगा, इस 2 टॉपिक से। ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, 2 नंबर में आ जाएगा, 5 नंबर में पूछ लेगा ये, बिल्कुल पूरा रहना चाहिए। ओके, तुम्हारे माइंड में। एक चीज और, ऑर्गेनिक में हमने इतना नेम रिएक्शन का बात किया, उसके बाद ये 2 मेन पॉइंट का बात किया जो तुम्हें याद होने चाहिए अच्छे से, ठीक है। एक चीज और, इसमें जो यूनिट ऑर्गेनिक का है, यूनिट 14, 15 और 16, इसको हमने बार बार बोला है गेम चेंजर। ये 3 बहुत ही आसान है, जिसको याद है केमिस्ट्री वो 90+ ला देता है। तो तुम्हें याद क्या रखना है इस तीनों टॉपिक से? तो पहली बात तो कार्बोहाइड्रेट, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो, कार्बोहाइड्रेट और इसके क्लासिफिकेशन, और हाँ स्ट्रक्चर। अब देखो आप केमिस्ट्री का एग्जाम देने जा रहे हो, तो जैसे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया, फ्रूकोज का स्ट्रक्चर हो गया, उसके बाद डाइस, और ये इसका ओलिगोसैकेराइड का स्ट्रक्चर है, पॉलीसैकेराइड का स्ट्रक्चर है, बना दो ना, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, पूरा नंबर दे देगा तुम्हें। तो विदाउट स्ट्रक्चर लिख के आओगे एग्जाम में, तुम्हारा दिल से ही अब आ जाएगा कि 5 नंबर का है, 2 नंबर मिलना चाहिए मुझे, तुम खुद कहोगे। लेकिन तुमने अगर स्ट्रक्चर को अच्छे से बना दिया तो तुम्हें पूरा नंबर मिलेगा। तो कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन ये सब एकदम अच्छे से आना चाहिए। दूसरा टॉपिक का हम नाम लेंगे न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड, और फिर डीएनए
प्लस आरएनए। एक्सप्लेन करके पढ़ो स्ट्रक्चर के साथ। हम जब भी बात करते हैं केमिस्ट्री में तो ये स्ट्रक्चर आना चाहिए। तुम ये बायो नहीं पढ़ रहे हो जो खाली डिफिनीशन लिख के आ जाओगे, तुम्हें नंबर नहीं मिलेगा। तुम्हें आना चाहिए क्या अच्छे से स्ट्रक्चर वगैरह, ठीक है। उसके बाद विटामिन वगैरह, उसके नाम वगैरह, छोटा छोटा टॉपिक है, बिल्कुल तुम्हें याद हो जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ पॉलीमर में। तो पॉलीमर का परिभाषा, पॉलीमर और उसके मोनोमर तो पहले तुम याद करो, सबके रिमेंबर होने चाहिए तुम्हें। अगर ये रिमेंबर नहीं है तो तुम, अगर तुम्हें याद नहीं है ना ये, तो तुम एग्जाम से पहले ही सोच लेना कि हम 5 नंबर छोड़ के आए, ठीक है। तो पॉलीमर और उसके मोनोमर याद होने चाहिए तुम्हें। जैसे पॉलीथीन है तो उसका इथीन होता है ना। इस प्रकार से ब्यूना एस है, ब्यूना एन है, उसका पॉलीस्टाइरीन होता है, 1,3-ब्यूटाडाइन होता है। ये सब मोनोमर है। एनसीईआरटी के बुक्स में लास्ट पेज में देखना दिया हुआ है, पॉलीमर चैप्टर उल्टाना, उसके लास्ट पेज में दिया हुआ है मोनोमर, वो तुम्हें याद कर लेना है विथ फार्मूला। कहीं फार्मूला पूछ लिया एग्जाम में तब क्या करोगे, ढूंढने जाओगे, किसके पास है, टाइम रहता है वहां पे। हाँ, तो पॉलीमर और मोनोमर उसके फार्मूला के साथ पढ़ लेना है तुम्हें, ठीक है। उसके बाद इसी में स्टूडेंट एक आ जाता है थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक प्लस थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग ये याद होनी चाहिए। मतलब एक होता है ताप सुघट्य और ताप दृढ़ बहुलक में अंतर, ये तुम्हें अच्छे से आना चाहिए, ताप दृढ़ और ताप सुघट्य बहुलक में अंतर, ठीक है। और भी ऑर्गेनिक के टॉपिक में आपको बता देता हूं ताकि आप अच्छे से याद करके जाना। कहां मैं लिखूं, इसको मैं ले लेता हूं, ठीक है। इस पे कम ही लिखा हुआ है, जल्दी मिट भी जाएगा। सारे टॉपिक को कॉपी में नोट कर लेना है और लास्ट में जो मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा उसी को तुम्हें फॉलो करते जाना, लिखते जाना। बाद में खाली वीडियो सुन लिया उससे कुछ नहीं होने वाला है, कॉपी पे लिखो और जाके नोट से प्रैक्टिस करो दिन रात, है ना। 10 दिन के बाद एग्जाम के बाद लगे रहना, व्हाट्सएप फेसबुक और इंस्टा पे लाइक देते रहना, है ना। जब तुम एग्जाम में फेल हो जाओगे ना, तुम्हें इंस्टा और व्हाट्सएप पे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन जब तुम रिजल्ट ले आओगे घर आके सब पूजा करेगा तुम्हें कि हाँ यही बिहार टॉप किया है। तो अभी प्लीज इंस्टा व्हाट्सएप से थोड़ा सा दूर हो जाओ, थोड़ा सा, बस 10 दिन बर्दाश्त नहीं हो सकता है, कर लो ना बर्दाश्त 10 दिन प्लीज, है ना। ठीक, उसके बाद हो ही रहा होगा बर्दाश्त, ऐसा बात नहीं है, फेल थोड़े ना होना, एग्जाम बहुत इस बार टाइट होने वाला है। चलो और भी टॉपिक हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक का। तो कितना हम बात किए, ये सब मेन टॉपिक था हमारा, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक में, वो आ जाता है ना ऑर्गेनिक के टॉपिक में जो तुमने लास्ट चैप्टर में मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ा है, उसमें तुम क्या पढ़ना, मेडिसिन याद करोगे और वो कौन से डिजीज में यूज होते हैं वो याद करोगे तुम। डिजीज में यूज होता है, जैसे मान लो तुमसे पूछ लेगा एंटीबायोटिक के नाम बताइए, 2 एंटीबायोटिक के नाम बताइए, है ना। या फिर तुमसे पूछ लेगा एंटीपायरेटिक के नाम बताइए, है ना, नेम लिखिए 2 एंटीपायरेटिक। अच्छा उसका सूत्र वगैरह नहीं पूछता, थोड़ा सा कठिन स्ट्रक्चर से, तो आप बस आप याद नाम रखो किसका, तो एंटीबायोटिक का। उसके बाद क्या है, एंटी पायरेटिक का याद रखो, ठीक है, ये सब याद रखना। उसके बाद एंटी हिस्टामिन का याद रखो, एंटी हिस्टामिन। उसके बाद जो आ जाता है आर्टिफिशियल शुगर स्वीटनर, उसको याद रखो, सुक्रालोज होता है, ये सब एस्पार्टेम होता है, ये सब तुम्हें याद रखना है बिल्कुल। मतलब मेडिसिन का तुम्हें नाम याद रखना है, एग्जाम्पल बस यही, उसके कहाँ यूज है ये याद रखना है लास्ट वाले से। उसके बाद कुछ फूड प्रिजर्वेटिव हो जाते हैं, ये सब बहुत आसान है जो तुम्हें आसानी से नंबर देंगे, इसलिए मैं बता रहा हूं, तुम्हें ये सब ध्यान होना चाहिए, है ना। मॉर्फिन वगैरह हो जाता है, पैरासीटामोल वगैरह, पता नहीं क्या सब बच्चे याद कर लेते हैं, नॉर्मल दवा का भी नाम लिख लेते हैं। उसके बाद एंटी फर्टिलिटी ड्रग वगैरह है। तो ऑर्गेनिक में तुम्हें इतना ही करना है। और हाँ, कन्वर्जन्स वगैरह इसी नेम रिएक्शन पे कन्वर्जन भी पूछे जाएंगे। और लास्ट जो महत्वपूर्ण है, इन सारे टॉपिक को तुम
बार बार तो पढ़ोगे ही, अब प्रैक्टिस की बात होगी कि इस टॉपिक से सर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो वो तुम ध्यान रखोगे कहां से, तो क्वेश्चन बैंक से। क्वेश्चन बैंक, देखो एक क्वेश्चन बैंक पढ़ो, दूसरा तुम पढ़ो क्या, नोट्स जो तुमने साल भर पढ़ा है उस नोट्स को पढ़ो, और तीसरा मैं कहूंगा इसी को रिवाइज करो, बार बार इसी को रिवाइज करो, अलग मत पढ़ो। अभी कुछ नया बुक्स पढ़ोगे, नया खरीद के ले आओगे, तुम फेल हो जाओगे, मेरा बात मानो। मैंने जितना टॉपिक बताया उतने टॉपिक को लिस्ट बनाओ, नोट्स निकालो, क्वेश्चन बैंक पढ़ो, उसी से बार बार पढ़ो। ऑब्जेक्टिव के लिए मैं बता रहा हूं तुम्हें, जितना टॉपिक मैंने बताया उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक का पहले रख लो तुम, ठीक है। क्वेश्चन बैंक तुम्हें जुबान पे होना चाहिए, और मार्केट में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो तो तुम्हें बन ही जाएगा, वैसे तो उतना ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। इतना पर तुम ध्यान रखो, तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे हाथ में रहेगा 90+। अब भी बच्चे क्या करते हैं, ऑनलाइन वीडियोज देखना, वहां से ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, कहीं और से नया बुक्स ले आया, उसको कुछ समझ में नहीं आता, बिल्कुल नहीं। नोट्स को तुम कम से कम 10 बार पढ़ो, क्योंकि मेन तो यही है ना, इसी से ना छोटा छोटा पॉइंट ऑब्जेक्टिव बनेगा। और क्वेश्चन बैंक से पढ़ो, क्वेश्चन बैंक, नोट्स, बस इतना ही, कोई मॉडल सेट नहीं, कुछ भी नया किताब नहीं पढ़ना। मन करे तो एनसीईआरटी पढ़ लो, बस हम यही कहेंगे। और रिवाइज जितना कर सकते हो उतना करो, रिवाइज जितना करोगे ना तुम्हें उतना आसानी से तुम लिख पाओगे। और जितना मैंने टॉपिक बताया है सबको लिख के पढ़ना है, केमिस्ट्री का ये रूल्स है। जब तक तुम लिख के नहीं पढ़ोगे, राइट करके नहीं पढ़ोगे, तुम्हें याद नहीं रहेगा। तुम ऐसे पढ़ोगे भूलते जाओगे, पढ़ोगे भूलते जाओगे। तो जो पढ़ते हो उसे लिखो, राइट और रिमेंबर करो, रिवीजन करो, बस मैं तो यही कहूंगा। यही पढ़ने का तरीका है, और कुछ नया तरीका नहीं है। बस बच्चे पागलों की तरह बुक्स ले आते हैं, उन्हें कुछ नहीं आता। तो बस आप इतना करना, क्वेश्चन बैंक पढ़ना, नोट्स जो तुम पढ़े हो कॉपी में लिखे हो वो पढ़ो, और उसी को रिवाइज करो। मैंने जितना टॉपिक बताया है उस टॉपिक को तुम तैयार कर लो, है ना। आपके एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक। मुझे उम्मीद है कि आप बेस्ट करके ही आएंगे। अगर इतना टॉपिक आप कर लेते हैं तो आपका नंबर बहुत ही अच्छा आने वाला है, आप टॉप करोगे, बिलीव मानो मेरा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद स्टूडेंट।